पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए आप लोग को सेट। सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, सेट का जो टाइप्स है वो कैसे होता है, सब सेट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेट देखेंगे हम लोग, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे और सबसेट्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री ऑफ सेट देखिए। थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर के द्वारा पहला डेवलप किया गया था। ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड सेट्स while वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। टुडे दिस concept इज being used। आज जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज हो रहा है ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में। कुछ हिस्ट्री था जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ए सेट इन ए वेल डिफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट क्या होता है कि वेल डिफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कहा जाए कि सेट कहते किसको है, तो एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसका डिफिनेशन होना चाहिए, मतलब एक डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका डिफिनेशन ही कुछ नहीं है ना। जैसे अगर बोला जाए कि सारे विद्वान व्यक्तियों का समूह, सारे विद्वान व्यक्ति मतलब विद्वान का कोई डिफिनेशन होगा तब ना विद्वान व्यक्ति किसको कहेंगे, है ना, उनके समूह को। तो ऐसे वो सेट नहीं कहलाएंगे। सेट का मतलब है कि एक सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है या ग्रुप है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए, ऐसा जो कि डिफाइंड हो। डिफाइंड अगर नहीं है, जिसका कोई डिफिनेशन ही नहीं मिलेगा, वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सारे रिवर्स। इंडिया में ऐसा नहीं कि रिवर्स की संख्या मालूम नहीं है या रिवर्स डिफिनिट नहीं है, डिफिनिट है। ठीक है। वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल होते हैं इनका भी एक सेट, एक समूह है होता है, ये भी जो है सेट कहा जाता है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, जितने प्रकार के ट्रायंगल्स है सब कहा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे इसमें दिया हुआ 4x - 3 = 0, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा x = 3/4। तो एक फिक्स है, ये डिफाइंड है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब ये जो है सेट कहलाएंगे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने रियल नंबर का सेट। तो सेट क्या होता है वो समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफाइंड नहीं होना। आइए एग्जाम्पल ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स कुछ देख लेते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जितने होते हैं उनके सेट को हम एन से दर्शाएंगे। अगर एन कभी भी मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं तो समझिए कि वो नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का, 1 2 3 ऐसे ऐसे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, सब इंटीजर के सेट को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2, ये सब जितने भी इंटीजर होते हैं उनका सेट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आए क्यू। क्यू जो है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है। आर के बारे में जानते हैं, आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं सबका सेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू से रेशनल नंबर हो गया, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको क्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है। आर से जितने भी रियल नंबर होते हैं, ऐसे आर से रेशनल नहीं समझना है, आर से रियल समझना है। ठीक है। नंबर दो होते हैं, रियल और इमेजिनरी होते हैं, तो रियल को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। हाँ, जेड प्लस है। अब जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है। ठीक है। अगर जेड माइनस दे दे तो नेगेटिव इंटीजर। जब जेड प्लस से पॉजिटिव हो गया तो बाकी जो बचेगा इंटीजर वो नेगेटिव के समझ लेंगे। क्यू प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और आर प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव, यानी वही चीज में अगर प्लस लग गया तो पॉजिटिव की बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने योग्य है, वो ए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देखिए ध्यान में रखने योग्य है। सबसे पहले सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अगर आप सेट लिखना चाहते हैं तो ए इजकल टू ऐसे लिख देते हैं, वॉवेल लिखना है AEIOU। लेकिन अगर आप कैपिटल ए के जगह पर स्मॉल ए का इस्तेमाल कर देंगे, ये कैपिटल ए की जगह पर, तो गलत हो जाएगा। कभी भी सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से नहीं। तो ये पॉइंट बताया जाता है। ऑब्जेक्ट्स लिखा हो या एलिमेंट्स लिखा हो या मेंबर्स लिखा हो, सबका मतलब होता है जो ये सेट के अंदर है। जैसे AEIOU है, इनको हम कहेंगे सेट का एलिमेंट कह सकते हैं, सेट का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सेट का मेंबर कहते हैं।
तो सेट का मेंबर बोलिए, एलिमेंट बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, तीनों जो है सेम ही चीज होता है, सिनोनिमस टर्म है। एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। अब देखिए जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट का अंदर, यानी सेट के अंदर अगर हम लिखते हैं कोई भी, तो उसमें हम लेटर को कैपिटल में नहीं लिखेंगे। अगर हम लिख दें A B 3 2, फिर आप देखिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हो गया अंदर में, यानी कि आप इस सेट को A B जो कैपिटल है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए एलिमेंट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। कैसा स्मॉल में दे सकते हैं, A B दे दीजिए, 3 2 इस तरह से दे दीजिए, ये चलेगा। तो कैपिटल से आप एलिमेंट को दर्शा नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शा सकते। कैपिटल से सिर्फ और सिर्फ सेट को दर्शा सकते हैं, यानी बाहर में जो सी लिखा हुआ है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है कि किसी ए सेट का, जैसे ऊपर में सेट एग्जांपल लिए हमें, तो इसमें क्या है कि भवेल जितने वो लिख दिए हैं, तो ए सेट ए है, ए जो है इसका एलिमेंट ए ही, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए आई ओ यू है, पांचों है। अब क्या होगा कि इन सेट में अगर हम बोलें कि ए क्या ए का एलिमेंट है, तो है, ए का एलिमेंट है तो है, इसका तो वही लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखा जाता है अगर सेट एलिमेंट है तो। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, इस चिन्ह को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हो गया कि ये इससे संबंधित है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इस सिंबल को। इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वी से दैट ये एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर एलिमेंट नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे कोई भी सेट अगर मेंबर है तो ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे। अगर नहीं है, ए मेंबर नहीं रहेगा ए का, तो ऐसे लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका है सिंबल के साथ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक रोस्टर जिसको हम टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म दोनों सेम ही है, सेट बिल्डर फॉर्म अलग है। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो सेट, तो उसको हम रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रोस्टर में दिया है तो सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए देखते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ टेबुलर या और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलिए या टेबुलर फॉर्म बोलिए। In roster form, all elements of set are listed. The elements are being separated by comma. जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको कोमा से अलग करते हैं। Are enclosed within bracket. देखिए ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए रहते, जैसे ए ई आई ओ यू लिखे थे अभी हम लोग, ये जो है आपका कोमा दे दे करके अलग किया जाता है, अब इस ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इवन पॉजिटिव इंटीजर, 7 से कम कौन कौन है, 2 4 6, तो इस तरह से हम लिख देंगे कोमा दे दे करके। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे ए ई आई ओ यू, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इमेटेरियल। अब देखिए हमारा कहने का मतलब है कि हम अगर इधर उधर भी लिख दे तो कोई वैसा दिक्कत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 4 6 तब 2 लिखा, तो क्या दिक्कत है, ऑर्डर इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. एग्जाम्पल ले लेते हैं, the set 1 2 3 4 5 is represented in set builder form as v is equal to such that x is natural number less than 6। यानी कि अगर a वाला जो है ये देख रहे हैं, ये आपका टेबुलर फॉर्म में है। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि 6 से सब छोटा नेचुरल नंबर है, यानी कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब v जो है वो सेट है x का, लेकिन x क्या है, v इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, v इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे पढ़ेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देख रहे हैं कैसे लिखना है, और ये जो टेबुलर फॉर्म में था वो देख रहे हैं ब्रेसेस के अंदर लिखना है जी। ब्रेसेस के अंदर लिखने के जो तरीके हैं वो दोनों के एक तरीकों में आता है ब्रेसेस, लेकिन लिखने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है।
कुछ देखेंगे हम लोग। द एम्प्टी सेट्स के बारे में सीख लेते हैं। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहेंगे, या वॉइड सेट। देखिए, एम्प्टी सेट बोलिए मीन्स खाली सेट हो जाएगा, नल सेट बोलिए ये भी वही है, और वॉइड सेट बोलिए ये भी वही है, यानी तीनों बात एक ही है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, ये फाई का सिंबल है इससे, या आप ब्रेसेस दे दीजिए और बीच में कुछ नहीं लिखिए तो ये भी है, तो फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप जो है एम्प्टी ब्रेसेस से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मिले जैसे कि एक बी इज ए सेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। अब बताइए कोई भी स्टूडेंट 10th और 11th में एक साथ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, कोई एक ही क्लास में पढ़ेगा। तो ये जो एक्स है ये नहीं हो सकता एलिमेंट किसी भी सेट का। इसका मतलब है कि ये सेट जो है बी वो कैसा सेट हो जाएगा, तो नल सेट हो जाएगा। बी इज नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट मेंबर हो ही नहीं सकता है। नल सेट का मतलब होता है जिसका कोई एलिमेंट ना हो। जैसे अगर बोला जाएगा कि ऐसा आप इवन नंबर बताइए, ऐसा इवन नंबर बताइए जो इवन नंबर पूछा जा रहा है जो 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा इवन नंबर होता ही नहीं है कि नहीं? इस तरह से ये नल सेट में आ जाएगा। नल सेट का मतलब है जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो, ऐसा सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट किया जा सकता है तो उसको डिफिनिट सेट कहेंगे, और अगर डिफाइन मतलब कि काउंट नहीं किया जा सकता तो उसको इनफिनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट में क्या अंतर है? फाइनाइट सेट में एलिमेंटों की संख्या फिक्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफिनाइट सेट में हम काउंट नहीं कर सकते। तो जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन देन जी इज इनफिनाइट। सही बात है, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो उसको हमको सेट में दिखाना है तो जी से दर्शा सकते हैं। अगर जी से हम दर्शा रहे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन, तो इनफिनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें पॉइंटों की संख्या पता नहीं कितना है ना। लेकिन अगर बोलेंगे लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, वीक में 7 ही दिन होते हैं, तो नाइट सेट है। नाइट सेट का मतलब कि एलिमेंटों की संख्या डिफिनिट हो, ठीक है। और अगर डिफिनिट नहीं है मतलब बहुत सारे एलिमेंट है पता नहीं कितना, तो वो इनफिनाइट सेट हो जाएंगे। इक्वल सेट किसको कहते हैं? इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम हो। अगर एलिमेंट सेम नहीं होगा तो वो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। सेम का मतलब कि जो एलिमेंट पहला में हो वही एलिमेंट दूसरा में। जैसे एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 है, बी में है 3 1 4 2, सेम है, बस ऑर्डर इधर उधर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताए थे कि ऑर्डर से कोई परेशानी नहीं है, कोई को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट देखने पे सब में सेम एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंटों की संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए कभी कभी देखे हो कि सेट में एलिमेंटों की संख्या सेम रहता है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होता है, संख्या सिर्फ सेम होता है, तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट में इक्वल में अंतर है, ठीक है। तो ये यहाँ आप ए और बी देख रहे हैं, ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है। सी को देखिए, सी में ऐसा है कि एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स का वैल्यू आप देख सकते हैं 5 आएगा, और इसमें अगर एक्स का वैल्यू देखेंगे तो दोनों चीज़ें आएगा। एक्स का वैल्यू इसमें अगर देखेंगे डी में तो आपको +5 भी आ सकता है, -5 भी, दो को वैल्यू हो गया, इसमें केवल 5 आएगा अगर सोल्व करेंगे तो। यानी सी और डी जो है वो इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, इसमें +5 और -5 आ गया, ये इक्वल सेट नहीं है। सब सेट्स किसको कहते हैं? एक सेट इज सेड टू बी सब सेट of a set B if every element of A in also element of B is denoted by A सबसेट B। कहने का मतलब है कि अगर एक सेट का सारा मेंबर, जैसे मान लीजिए कि ये वाला है A और ये B है, इन सारे A का एलिमेंट B में शामिल है, सारे A का एलिमेंट B में शामिल है, तो इसको हम कहेंगे कि A जो है B का सबसेट है, और अगर शामिल नहीं है तो सबसेट नहीं है। ऐसा क्योंकि देखिए जैसे आपको हम बोलेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक का नेचुरल नंबर, ये सेट है कोई 1 से 10 तक। अब हम बोलेंगे कि 10 से कम 10 से कम जितने सम संख्याएं हैं, 10 से कम, वो इसका सबसेट होगा तो होगा। 10 से कम आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो क्या ये 1 से लेकर 10 के अंदर नहीं आता है? आता है।
इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 2 4 6 सेट जो है इसका सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स। प्रत्येक सेट जो है खुद का एक सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी संख्या जो है खुद का फैक्टर होता है। जैसे 12 है, 12 खुद 12 का फैक्टर है। उसी तरह से कोई भी सेट जो है अपने आप का एक सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट सबका सबसेट होता है। सही बात है, नल सेट सबका सेट मतलब नल मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, तो कोई भी आप सेट ले लीजिए, सब में नल सेट शामिल रहेगा। नल सेट यानी कि फाइव जो है वो सबका सबसेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब ध्यान देने होंगे। इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट, ए अगर प्रॉपर सबसेट है और बी का, तब बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। इस प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बी का सबसेट प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए जो है टोटल का टोटल बी में शामिल है। यानी कि ए बी बराबर नहीं है, बल्कि ए से बहुत बड़ा बी है, यानी बी के अंदर सारा एलिमेंट ए का है, तब इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। बराबर हो जाएगा तो प्रॉपर नहीं हो जाएगा, सबसेट तो रहेगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट देखिए, सम सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट एक से लेकर के जो भी आप चलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर जेड, ये सब जो है रियल नंबर का सेट है। यानी कि रियल नंबर के अंदर जेड भी आता है, एन भी आता है। देखिए एन सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग, जैसे टी यहाँ दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल, है ना, दैट आर नॉट रेशनल, उसको हम टी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जो है से आर का मेंबर हो जाएगा। एन, एन नेचुरल नंबर क्या टी का मेंबर है? टी का मेंबर है तो नहीं। टी मतलब यहाँ पे है ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल नंबर। तो फिर नेचुरल नंबर ऐसा रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है, तो जो रेशनल नंबर नहीं है तो नेचुरल नंबर तो रेशनल होता है, तो क्या एन होगा सबसेट टी का? नहीं होगा, क्योंकि जो रेशनल नहीं है और नेचुरल नंबर तो रेशनल होता है, इसलिए एन जो है सबसेट। तो ये ध्यान में रखना योग्य बातें हैं बहुत, कि कौन किसका सबसेट होता है, कौन किसका सबसेट होता है, इसको हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होता है। व्हाट वी हैव लर्न, चलिए कुछ देर करते क्या हमने सीखा। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट जो है क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक सेट जो कि कंटेन नहीं करता एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। A set which consists of a definite number of elements is called finite set. Otherwise, the set is called infinite set. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element. Exactly same element होगा तब equal कहलाएगा। A set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. A का every element B में शामिल हो, तब हम कहेंगे कि A जो है वो सबसेट है किसका? B का। ठीक है, सीखते हैं हम लोग इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी रियल नंबर है एंड ए छोटा है बी से, देन सेट ऑफ रियल नंबर एक्स सच दैट ए स्मॉलर देन एक्स, एक्स स्मॉलर देन बी इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, मतलब में कि अगर ए ऐसे एक्स लिख दिए, बी लिखिए, ओपन इंटरवल है। इसको डिनोट हम करते हैं ए कोमा बी। देखिए ध्यान, ओपन इंटरवल का हम कैसे डिनोट करते हैं, ये देख लीजिए ओपन इंटरवल। ऐसे ये सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 और 3 तो ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी रियल नंबर है, ए छोटा है बी से, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स ए एक्स बी। देखिए ए स्मॉलर देन इक्वल एक्स, एक्स स्मॉलर देन इक्वल बी, मतलब ए स्मॉलर देन इक्वल एक्स स्मॉलर देन इक्वल बी, इस तरह से है। ए क्लोज सेट में आता है। क्लोज सेट को हम सिंबल्स कैसे लिखते हैं? ए बी, ए क्लोज सेट। तो देखिए ये क्लोज इंटरवल में आता है और ये जो आ जाएगा ओपन इंटरवल में आ जाएगा। तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ इक्वल का सिंबल है, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। टाइप ऑफ इंटरवल्स में देख लीजिए, ये देखिए क्या है, सीधी सी बात है ओपन इंटरवल है। ये क्या है? क्लोज इंटरवल है।
अब इसमें देखिए तो एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, मतलब ए तरफ ओपन है बी तरफ क्लोज है। तो देखिए बी तरफ क्या है, सिंबल किस तरह का लगा है, इस तरह से लगा है बी तरफ। अब ये तरफ सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल लगा हुआ है स्मॉलर देन। देखिए इधर क्या है, एक तरफ क्लोज है और बी तरफ ओपन है। ए तरफ क्लोज है तो ए तरफ देखिए इस तरह का सिंबल है, बी तरफ ये। तो ये सिंबल देख के आप पहचान लीजिएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ये देख रहे हैं ये क्या है, तो ये ओपन इंटरवल है। लेकिन आप कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो पूरे सेट रियल नंबर का हो गया। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, कभी भी इन्फिनिटिव रहेगा तो उसके साथ में, इन्फिनिटिव के साथ में ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल नहीं दे सकते हैं। इन्फिनिटिव के साथ में क्लोज इंटरवल कभी नहीं देख सकते हैं, चाहे वो माइनस इन्फिनिटिव हो या प्लस इन्फिनिटिव हो। जब इन्फिनिटिव यूज होता है तो हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल रहता है, तो इसलिए हम क्लोज इंटरवल नहीं देंगे। इन्फिनिटिव के साथ ऐसे इंटरवल देते हैं, माइनस इन्फिनिटिव हो ऐसे जीरो लिख दिए, या आप जीरो लिख करके इधर लिख दिए। इसके साथ अगर हम ये दे दिए इन्फिनिटिव के साथ आपको ओपन देना। कभी कभी ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ओपन इंटरवल को ऐसे लिख करके हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वन तक देना है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को ऐसे भी दे सकते हैं। ये ध्यान में रखना कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन कैसे होता है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है मैथमेटिक्स में। रिप्रेजेंटिंग इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे देखिए अगर ओपन इंटरवल है, देख सकते हैं, तो आप ए बी के बीच देख रहे हैं, यानी यहाँ जो आप सर्किल टाइप का देखे हैं, गोला टाइप का, एक थोड़ा सा आप देखे होंगे कि डार्क नहीं रहेगा, और अगर क्लोज है तो देखिए यहाँ डार्क रहता है, बिल्कुल इस तरह से कर दिया, पैक किया कर दिया गया है, ठीक है। जिधर क्लोज रहेगा उधर इस तरह का बना दिया जाएगा, और जिधर क्लोज नहीं रहेगा उधर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। इधर देखिए ये तरफ क्लोज है तो आप पूरे ऐसे कर दो, एक तरफ ये है अब गोल करके ऐसे छोड़ दो। तो ये है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका इंटरवल का नंबर लाइन पे, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया होगा। तो क्लोज के लिए क्या करना है, तो बिल्कुल डार्क कर देना है, ठीक है, और सिर्फ जीरो जैसा गोला करके छोड़ दीजिएगा तो आपको सिंबल ओपन को दिखाएगा। पावर सेट किसको कहते हैं समझ लेते हैं। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट का मतलब जितने सबसेट बनना संभव है सब बना लीजिए और सबका एक सेट तैयार कर लीजिए। जैसे ए का वन टू है तो ए का अगर हम सबसेट तैयार करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक तो 5 मिलेगा जो सबका है, ठीक है, दूसरा मिलेगा 1, फिर दूसरा 2, फिर 1 2 को एक साथ लिख देंगे तो एक 4 तरह का सेट मिला। अभी सबको एक सेट के अंदर रख देते हैं, ठीक है, इसको हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ में कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 वो एलिमेंट हो गया। इसका मतलब यह है कि 2 एलिमेंट पहले से था, है ना, और 4 एलिमेंट हो गया, यानी 2 के पावर 2। तो जितने मेंबर होंगे उतना हम पावर 2 के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो क्या मिलता है आपको, मिल जाएगा पावर सेट। देखिए कितना अच्छा है, पावर सेट अगर पता करना हो तो कुछ नहीं करना है, कितने पावर सेट होंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये एक सेट है जिसमें कि एम एलिमेंट है, तो उसका पावर सेट कितना होगा, तो 2 के पावर एम होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो 8 उसका पावर सेट होगा, कितने हो जाएंगे, 8 पावर सेट हो जाएंगे। इसी तरह से जितने भी रहेंगे, मान लीजिए किसी के एलिमेंट जो है 5 है किसी सेट के पास, तो 2 के पावर 5 दे देंगे, है ना, 2 के पावर 5 दे देंगे, इस तरह से तो 32 हो जाएगा। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं उसका पता लगाना आसान होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है बहुत, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, देखा जाए यूनिवर्सल, इन ए पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट वी हैव टू डील विथ द एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ बेसिक सेट विच इज रिलेवेंट टू पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट, दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से सूचित करते हैं, कहने का मतलब एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट हो और सबके जो एलिमेंट हैं उसमें शामिल हो, यानी उसी से रिलेवेंट करता हो। तो all its subsets by letter a b c etc, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर का सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और द आर ऑफ रियल नंबर। यानी कि कहने का मतलब है कि आर का सेट ले लीजिए, रेशनल नंबर का सेट ले लीजिए, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। कैसे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर बहुत सारे सेट आते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे इंटीजर के अंदर बहुत सारे सेट आते हैं, तो रियल नंबर जो है वो सबसेट यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है जिसके अंदर ढेर सारे सेट हो, ठीक है। जैसे रियल नंबर हमने बोला तो उसमें आप रेशनल नंबर भी यूज कर सकते हो, ऑड नंबर यूज कर सकते हो, इवन नंबर यूज कर सकते हो, नेचुरल नंबर यूज कर सकते हो, ये सब रियल नंबर में आते हैं।
जब रियल नंबर में आते हैं यानी कि रियल नंबर जो होता है वो सबका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं। देखिए वेन डायग्राम भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान होता है, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं सेट के जो कि डायग्राम के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिसको वेन डायग्राम कहा गया। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, इसीलिए जॉन वेन के रेस्पेक्ट में ही वेन डायग्राम नाम पड़ा। इन ए वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल। कहने का वेन डायग्राम एक में जो होता है ये रेक्टेंगल सिंबल अगर नजर आ रहा है तो समझिए कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। कौन? आयत। इट सब सेट्स बाय सर्कल और इलिप्स। अगर इसका सबसेट करना है तो सर्कल से कर सकते हैं, इलिप्स से दिखा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट को किससे दर्शाएंगे हम लोग? वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। आइए यूनियन ऑफ सेट समझते हैं। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? The union of two set A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or B include those which are in both। है ना, कहता है कि A और B दो अगर सेट हैं तो एक तीसरा सेट ऐसा लीजिए कि उसमें दोनों का एलिमेंट शामिल हो। ठीक है, दोनों का एलिमेंट शामिल हो मतलब कि जो नया सेट बनाइएगा ए और बी को मिला करके यूनियन से, मान लीजिए सी सेट बनाए तो सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो सी के सबसेट आपका ए भी होना चाहिए, सी के सबसेट आपका बी भी होना चाहिए। यानी कि सी जो है ए और बी दोनों का जो है एक तरह से पावर सेट का काम कर सकता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है सी का सबसेट है ना। तो सबसेट अगर हम निकाल लेते हैं सेट का, तब हम उसको कहेंगे कि इन दोनों का सबसेट से बना हुआ जो सेट है वो क्या बनेगा? यूनियन ऑफ सेट बनेगा। तो कुछ है नहीं, जैसे देखिए यूनियन ऑफ सेट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3। एक बी सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2 4 5। चलिए अब इसके दोनों का हम यूनियन निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी। देखिए यूनियन का सिंबल ऐसे यू जैसा दिया जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब क्या है कि हम लिखेंगे 1 2 3, है ना। अगर सब हम लिखें तो 1 2 3, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, लेकिन डबलिंग कौन कौन हो रहा है? हम वो ए का भी एलिमेंट सारा लिख लिए, बी का भी एलिमेंट सारा लिख लिए। अब दोनों का एलिमेंट लिख लिए तो 3 3 6 हो गया, ठीक है, लेकिन 2 डबल बार हो गया तो हम 2 को क्या करेंगे? मिटा देंगे, एक ही 2 लिखेंगे। डबल एलिमेंट लिखने से आपका सेट में जो है क्या कहते हैं उसको, मतलब रॉन्ग माना जाता है, डबल एलिमेंट लिखना नहीं चाहिए। तो एक ही एलिमेंट लिखेंगे, तो जो दोनों में शामिल है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो ये आपका यूनियन कहलाएगा। तो सीधी सी बात है कि यूनियन का मतलब होता है जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे दो संख्याओं का कि दोनों से भी भाग लग जाएगा, है ना। उसी तरह से ए जो है वो सी का क्या है? सबसेट है, ए सबसेट सी है, और बी जो है वो भी सबसेट है सी का, जो नया हम बनाए सी। तो ए और बी को मिला करके हम ए यूनियन का इसको हम सेट सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट दोनों में शामिल है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं शामिल है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कहलाता है, यानी कि दोनों में जितने एलिमेंट है सबको लिख लीजिए, जो कॉमन है उसमें से किसी एक को लिखिए तो आपको मालूम चल जाएगा यूनियन ऑफ सेट। तो इसका जो वेन डायग्राम किस तरह से होता है यह देखिए। वेन डायग्राम ये है टोटल, यानी कि जितने आप कलर देख रहे हैं सब है, यानी जो शामिल है वो भी, जो नहीं शामिल है वो भी। शामिल है उसको दर्शाने के लिए बीच वाला जो टर्म है वो शामिल को दर्शा रहा है। जैसे ये वाला टर्म आप देखेंगे, ये वाला ये टर्म जो है जो हम रेड से कर रहे हैं, ये क्या है? ये दोनों में शामिल है, तो इसको हम इंटरसेक्शन दिखाएंगे, आगे मिलेगा। तो ये भी शामिल है वो भी, और जो नहीं शामिल है वो भी, यानी सारे एलिमेंट को ले लेंगे, लेकिन जो डबल बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा, जिसको हम ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। आइए हम बात करते हैं सम एग्जांपल्स ऑन यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे ए बराबर है 2 4 6 8, बी बराबर है 6 8 10। अब ए यूनियन बी बताना है तो पहले सब लिख लीजिए, दोनों में शामिल क्या क्या है? शामिल है आपका कौन कौन? 6 और 6 है तो एक ही 6 लिखाएगा। देखिए दोनों में शामिल 8 है तो एक ही 8 लिखाएगा, बाकी सब लिखाएगा टोटल। यानी टोटल अगर इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट, 8 होना चाहिए, लेकिन लिखे हम 6 ही ए यूनियन बी में। क्यों लिखे हैं 6? क्योंकि दो एलिमेंट जो है जो कॉमन है दोनों में, तो एक ही बार लिखाएगा। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, जैसे कि ए सेट है ए बी सी डी, बी है ए सी। अब दोनों में जो शामिल है वो एक ही बार लिखाएगा। कौन कौन शामिल है? ए शामिल है तो एक ही बार लिखाएगा,
सी शामिल है तो वो भी एक ही बार लिखेगा, बाकी सब लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जब ये बनता है नया यूनियन सेट, तो यूनियन सेट जो भी तैयार होगा उसका सब सेट होगा पहले वाला सेट, यानी यूनियन सेट। ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी। जैसे कि आपको कहते थे कि अगर 3 और 2 का एलसीएम पूछा जाएगा तो आप 6 बोलेंगे, 3 2 का एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम पूछा जाएगा तो भी 6 से होगा, तो दोनों तो बराबर ही हुआ। वही चीज़ का था, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बराबर होती है, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अच्छा, ए यूनियन बी अब निकाल लेंगे और फिर यूनियन सी निकालेंगे, और ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी पहले निकालेंगे फिर एस यूनियन, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये भी बराबर ही होगा निकाल के देखने पर। ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव तो यही आएगा। फाइव मतलब क्या, नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं हो। तो नल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन निकालिएगा तो वही सेट आएगा, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ लॉ कहते हैं। यानी कि यूनियन सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन करता है, फाइव करता है आइडेंटिटी का। ए यूनियन ए, अब बोलेंगे हम कि 12 और 12 का एलसीएम बताइए, तो 12 भी होगा। उसी तरह से ए और यूनियन ए का अगर पूछा जाए तो ए ही होगा, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। इस सबका बहुत इस्तेमाल होता है आगे के क्लासों में, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब है यू यूनियन ए, यू यूनिवर्सल सेट बताए थे। सीधी सी बात है, अगर हम बोलें कि 4 और 12 का एलसीएम बताइए, तो 12 का फैक्टर 4 है तो एलसीएम तो आप 12 ही बोलिएगा। सेम उसी तरह से है कि ए जो है, ए कोई सेट है जिसको हम अंदर रख दिए रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। यू ए जो है से ए वाला सर्किल से दिखा दिए, इसके अंदर है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है, तो इसका कौन सा होगा, तो यू यूनिवर्सल सेट खुद अपने आप में क्या होता है, एलसीएम जैसा काम करता है। मतलब है यहाँ पे कि यूनियन का काम करता है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, आगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब इंटरसेक्शन जो चर्चा कर, जो दोनों सेटों में शामिल एलिमेंट हो। देखिए यहाँ पे कलर किया हुआ है येलो टाइप का, ये इंटरसेक्शन को दिखा रहा है, बस उल्टा यू को पलट करके लिखते हैं इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ एंड, जो दोनों में शामिल हो। सिंबॉलिकली अगर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में शामिल। एग्जाम्पल देखिए, 1 3 4 5 6 7 8 है, 2। अभी दोनों में शामिल क्या क्या है वो चेक कर लीजिए। क्या 3 शामिल है, बिल्कुल शामिल है। क्या 5 शामिल है, बिल्कुल शामिल है। 7 है, ये तीनों शामिल होते, यही होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में शामिल है उसी को कहते हैं। ये जो है सबसेट है बी का, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा। यानी कि जो छोटा होगा, है ना, सबसेट हमेशा ही इंटरसेक्शन होता है। किसी भी अगर दो सेट है, दो सेटों में देखिए कौन किसका सबसेट है, जो सबसेट होगा वही क्या होगा, उसका जो सबसेट होगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी, यूनियन का प्रॉपर्टी था उसी तरह से। ए इंटरसेक्शन बी बोलिए या बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, एक ही बात है, एक ही रिजल्ट देगा। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ कीजिए। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, फिर इंटरसेक्शन ए के साथ कीजिए, बराबर ही आएगा। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो फाई में अब ए में क्या शामिल है, तो फाई शामिल है। लेकिन यूनियन में क्या था, फाई और ए का यूनियन करेंगे तो ए आ जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है, फाई होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में अगर ए के साथ निकाल करते हैं इंटरसेक्शन, तो ए ही होगा। हमेशा छोटा वाला ही इंटरसेक्शन होता है। तो बताइए आप कि अगर यूनिवर्सल सेट को हम आयत से दर्शाते हैं, ठीक, और उसके अंदर सर्कल से दर्शा दिए ए को, इसको यू से, छोटा कौन है, ए है, ये वही होगा। इंटरसेक्शन सेट हमेशा छोटा वाला हो। ए इंटरसेक्शन ए, अब ए और ए में क्या शामिल है, तो ए और ए में खुद अपने आप है, आइडेम्पोटेंट ला। अब ए और ए में क्या शामिल है, तो खुद सारा एलिमेंट शामिल है, तो आइडेम्पोटेंट है, उसको बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखिए यहाँ यूनियन हो गया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं। क्या होगा कि यूनियन से अलग अलग बढ़ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अलग हो जाएगा, फिर यूनियन का सिंबल देंगे और फिर हो जाएगा आपको ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये देखिए वेन डायग्राम का दर्शाया गया है, बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी को दर्शाया गया पूरे से, यानी जो शामिल है इसके अंदर वो भी, जो नहीं शामिल है वो भी। बस ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट्स है इसको नहीं लेंगे यूनियन में,
क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप बी यूनियन सी कह रहे हैं, बी यूनियन सी कह रहे हैं, इस वजह से जो शामिल है वो भी और जो नहीं शामिल है वो भी लेंगे, लेकिन बी और सी वाला लेंगे सिर्फ, इसलिए ये कलर किया हुआ है बी यूनियन सी के लिए। लेकिन जस्ट आगे आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी और ए, बी यूनियन सी वाला भाग में ए का कौन शामिल है? बी यूनियन सी तो ये टोटल है, पहला वाला देखिए बी यूनियन सी का टोटल भाग है, लेकिन ए वाला पार्ट तो थोड़ा सा ही ना है, तो ये वाला यहाँ दिखाया गया, ए वाला पार्ट, फिगर को देखिए, ये आपका हो गया कि बी यूनियन सी वाला पार्ट्स और ए वाला पार्ट्स में जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन, कॉमन तो थोड़ा सा ही है, वही एरिया को सिर्फ ये कलर किया है। अब है ए इंटरसेक्शन बी में क्या शामिल है? ए इंटरसेक्शन बी में ये इतना शामिल है, ये इंटरसेक्शन बी में इतना ही शामिल है, इसलिए इतना ही को कलर किया गया है। अब ए इंटरसेक्शन सी में कितना शामिल है? तो इतना ही शामिल है, यानी जो शामिल है दोनों में वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला, और ए इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला, और दोनों में जो है ना एलसीएम होगा, यानी दोनों में एक तरह से कहा जाए यूनियन होगा, वो क्या होगा? तो सारे को ले लेंगे, सबको मिला लेंगे, जो शामिल है वो भी, जो नहीं शामिल है वो भी। ये बीच वाला जो भाग है छोटा सा वाला वो भी रहेगा और बाकी किनारे वाला भी रहेगा, यानी टोटल हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लीजिए। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, तब ए यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट का जो संख्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब है कि ऐसे टोटल कर दिए हम, तो टोटल मान लीजिए कि ये सेट ए के अंदर और बी के अंदर, ए के अंदर अगर जितना भी एलिमेंट है टोटल, उसमें से मान लीजिए कि ए के अंदर एलिमेंट है 10, ठीक, बी के अंदर एलिमेंट है 12, और दोनों में शामिल है 4 एलिमेंट। अगर दोनों में 4 एलिमेंट शामिल है तो 4 एलिमेंट तो बी में होगा, 4 एलिमेंट ए में होगा, यानी बी में बचेगा 8 और ए में बचेगा कितना? 10 है तो 6। ये जो एन ए आएगा यही कहला रहा है आपको 10, एन बी कहलाएगा, ये क्या कहला रहा है आपको 12, और अगर दोनों में जो शामिल है वो है 4, वो घटा देंगे तो आपको यूनियन निकल जाएगा, यानी कि यूनियन क्या हो जाएगा? 6 + 4 + 8 यानी 18 हो जाएगा। ऐसे जोड़ने पे आपका देखिए 10 और 12 22 आ रहा था, लेकिन 18 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन में हमें 4 को हम 2 बार नहीं यूज करते हैं, एक ही बार यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला भी याद रखना है, बहुत काम का चीज। अगला है कि ए और बी इंटरसेक्शन 5, यानी इसमें कोई शामिल चीज नहीं है, इम्प्टी सेट है, दोनों में कोई चीज शामिल नहीं है, तो डायरेक्ट जोड़ दिए, शामिल ही नहीं है तो ये वाला तो 5 हो जाएगा, 5 का मतलब नल सेट, ये वाला भाग है, ये नहीं, ये वाला भाग खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा फार्मूला। ये भी फर्स्ट फार्मूला सही, सेकेंड वाला है सेम। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट है, तब अब 3 को सेट है, तब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? एन ए एन बी एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ देंगे कि ये घट जाएगा ज़्यादा बार। जैसे कि 3 फोटो बना लीजिए, आप 3 फोटो बनाइए इस तरह से, अगर इस तरह से 3 फोटो बनाते हैं, एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं, 3 फोटो अगर इस तरह के बना देते हैं, देखिए अब ये तीनों फोटो को देखिए इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। आइए देखिए अभी इसको कैसे बनाएंगे। अब ये जो पार्ट्स है, ए नाम दे देते हैं इसका, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं। तो जब यूनियन निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला है, ये तीनों का ये वाला पार्ट्स जो है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो जब हम जोड़ेंगे एन ए एन बी एन सी, तो ये वाला जो पार्ट्स है वो 3 बार जुड़ जाएगा, है ना, जबकि हमको 3 बार चाहिए नहीं, और इसमें से एक ही बार चाहिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, ये वाला पार्ट्स, ये भाग, फिर ये भाग, मतलब जो कॉमन वाला भाग है ये भाग, ये सब भाग को भी हमको माइनस करना है, क्योंकि आपको एक ही बार होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हमको ये एन इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी घटा दिए अगर हम, तो ये तो घट गया, तो 2 ही बार घटा, हमको 3 बार ये वाला जबकि था। तो क्या करते हैं कि घटाने से हमें ये वाला भाग जो है वो 3, मतलब घटते घटते 3 बार चला जाता है, लेकिन हमको 3 बार में ये भाग घट जाएगा, क्योंकि एन ए एन बी एन सी में से घटा रहे हैं इंटरसेक्शन 3 बार,
तो ये वाला जो बीच वाला भाग है, पार्ट्स है, जो हम दिखा रहे हैं बीच वाला पार्ट जो है अभी ब्लैक से कर रहे हैं, ये पार्ट्स 3 बार घट जाता है, तो 3 बार में तो समाप्त हो जाएगा, यानी तो फिर ये रहेगा नहीं यूनियन में। तो इसलिए जबकि हमको ये चाहिए पार्ट, सब पार्ट्स को हम ले रहे हैं तो ये भी पार्ट चाहिए। यूनियन का मतलब ये है कि हर पार्ट्स एक बार आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट्स को हम क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ये था आपको 3 सेट का यूनियन। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं हम लोग। In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach mathematics or 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेते हैं कि M denote the set of teacher। M जो है set of टीचर्स का सेट है। Who teach mathematics। और P जो denote the physics teacher, who teach physics। तब दोनों P यूनियन M मतलब मैथमेटिक्स और P मतलब फिजिक्स, तो P यूनियन M कहिए चाहे M यूनियन P कहिए। तो ये जो पढ़ाने वाले हैं वो 20 हैं जी, और केवल मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं। लिखा हुआ है 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 टीच फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों है, तो इंटरसेक्शन हो गया, दोनों पढ़ाने वाले। आपको निकालना है फिजिक्स पढ़ाने वाले की, तो सीधे सीधे उस फॉर्मूले पे रख दीजिए, अभी वाले पे, है ना। जो फार्मूला पढ़े उसी पे डायरेक्ट इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, फर्स्ट वाले फार्मूले पे, और रख करके हल करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी फार्मूले पे बैठा देना है। आइए सीखते हैं कि व्हाट हैव वी लर्न टुडे। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा उसको पे एक प्रकाश डालते हैं। इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ आर, सही बात। इंटरवल्स जो है सबसेट्स ऑफ आर होते हैं। द पावर सेट पी ऑफ ए सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी सेट सबसेट बनेंगे उन सबका एक कलेक्शन कर लीजिए, एक नया सेट बना लीजिए, वही पावर सेट कहलाता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। कहता है कि यूनियन वो होता है कि दोनों में शामिल हो वो भी और नहीं शामिल हो वो भी, यानी कि ऐसे जैसे बोल रहे थे कि सारे पार्ट्स जो दोनों में कॉमन हो वो भी और जो नहीं कॉमन हो वो भी शामिल करते हैं यूनियन में। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन इन, इसमें क्या होता है कि जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों सेट में शामिल हो उसको हम कहते हैं, यानी बीच वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन हो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट तब ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या ये यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ले जा सकते हैं, ऐसे भी करके फार्मूला तैयार कर सकते हैं। ए और बी में अगर कुछ भी शामिल न हो तब ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। ये अभी सीखे आप लोग पिछली वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो।